कैसे हैं आप लोग? अच्छे? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आज हम मोशन डे 2 डिस्कस करेंगे। इन लास्ट क्लास जो हमारे मोशन चैप्टर की, जो कि हमारे फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, उसकी फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने प्रैक्टिकली मोशन के बारे में कोई ख़ास बात करी नहीं। हमने फिज़िक्स के बारे में बात करी। वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि फ़िज़िक्स होता क्या है, फिज़िक्स किस तरह के साइंस को बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। अगर किसी ने डे 1 नहीं देखा है तो डे 1 का लिंक अवेलेबल है। आप उसको एक रिक्वेस्ट डाल दें कि हमको नहीं मिला है, आपको मिल जाएगा। अपना जीमेल आईडी ज़रूर शेयर करें अगर आपका जीमेल आईडी आपने ऑलरेडी शेयर नहीं किया है तो, क्योंकि ये वीडियोस प्राइवेसी के साथ में है, मतलब कि दे आर प्राइवेटली शेयर्ड वीडियोस ऑफ यूट्यूब। तो ऐसी कंडीशन में हर कोई इनको देख नहीं सकता है। हाँ, even if you have a link, if you are not allowed to watch them, you cannot watch them. So these videos are specifically made for the students who are studying in arithmetic tutorials, और आपको इसे देखने के लिए अपना जीमेल आईडी शेयर करना पड़ेगा। तो फिर हम बात करेंगे प्रोसेसेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में। आज हम मोशन के बारे में बात करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, सबसे मज़ेदार चैप्टर है, और इनफैक्ट इससे जुड़े हुए बाकी चैप्टर्स भी जो हैं, जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, या फिर ग्रेविटेशन है, या तो फिर वर्क एनर्जी पावर है, ये बहुत ही इंजॉयबल चैप्टर हैं। इसको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में सीखें। हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आपने अपना बुक, अपना NCERT ज़रूर देख लिया होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये इस तरह का दिखता है। चैप्टर 8 है और इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया है। इसको रीड कर लो। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बट रीड वर्ड बाय वर्ड। NCERT में क्या लिखा है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हम कर ही देंगे। तो कल हमने सीखा था कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िक्स जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का साइंस है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के इंटर रिलेशनशिप को बताता है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के इंटर रिलेशनशिप को हम फार्मूलाए बोलते हैं। ये जो फार्मूले होते हैं इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशंस, और फिर उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। हमने सीखा था कि स्केलर एंड वेक्टर दो तरह की फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। एक वो जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यूनिट के साथ में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में यानी मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है। दोनों को मिला करके जिनको एक्सप्रेस करना पड़े वो वेक्टर क्वांटिटीज़। विद एग्जांपल्स हमने इनके बारे में बात की थी। हमने ये भी समझा था कि जो फिज़िक्स में हम फार्मूले बना देते हैं, जब हमारे पास कोई फार्मूला आ जाता है तो फिर उस फार्मूला का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी थ्योरी से बात करना शुरू करेंगे अबाउट मोशन, कि मोशन एक्चुअली है क्या। हाँ, हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? मोशन का मतलब क्या हुआ? आप समझते तो सब हो मोशन। हाँ, आपको पता है कि हम चलते हैं वो मोशन है। कोई व्हीकल आपके सामने से जाता है तो आपको पता है कि वो मोशन करता है। मोशन डिफरेंट टाइप के आपने देखे होंगे। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह किसी रोड पर कोई जा रहा है, ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिर रही है, नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंक दी गई है, मोशन है। हाँ, आप धागा बांध करके किसी पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हो, वो भी मोशन है। आपका फ़ैन अपनी जगह पर घूमते जा रहा है, वो भी रोटेशन है, मतलब वो भी मोशन है। तो ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आपने देखे। जो सबसे सिंपल टाइप का मोशन जो होता है, जहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे 9th क्लास में, वो है लीनियर मोशन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम देखें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो वो कैसा दिखेगा कि
कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चलता है तो वो लीनियर मोशन है। समझो, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, दिस इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर मोशन किसी सर्कुलर पाथ पे होता तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में हुआ है इसलिए हम इसको लीनियर मोशन बोल रहे हैं। तो समझना कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। लीनियर मोशन सबसे सिंपल टाइप का मोशन है और 9th क्लास में हम सिर्फ लीनियर मोशन पे फोकस करेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमको पता चल जाए। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की क्लास है आपकी 9th क्लास। और जब हम लीनियर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं तो लीनियर मोशन के बारे में सबसे पहले हम ये समझें कि हम मोशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। हाउ टू डिफ़ाइन मोशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मोशन तो आप क्या बोलोगे, तो उससे एसोसिएटेड भी कुछ बातें हम पहले कर लें। मोशन का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। आप समझें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन ए से चलता हुआ पोजीशन बी पे पहुंच गया, हाँ, तो उसने मोशन की, उस मोशन में कुछ टाइम लगा, टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस डिस्टेंस को का नाम हमने डी रख दिया। डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है टी टाइम में। तो जब वो मोशन कर रहा है व्हेन इट इज़ इन मोशन, उस समय लगातार उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है ना। वो अपनी जगह से जब चलने लगेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि मोशन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, किसका चेंज इन पोजीशन? पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट की। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, आप कह रहे हो कि पोजीशन चेंज हो रही है, इस बात का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? समझो वो पॉइंट ए से चलना शुरू हुआ और आफ्टर 1 सेकेंड वो 10 मीटर्स दूर आ गया। ये जो पोजीशन है दिस इज 10 मीटर्स। कहाँ से? ए से। 5 सेकेंड के बाद वो यहां था। समझो 60 मीटर अवे फ्रॉम ए। व्हाट इज ए? यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो चेंज कर रहा है वो किस जगह से नापी जा रही है? दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन और सिंपल ओरिजिन, हम केवल ओरिजिन भी बोलते हैं इसको, या हम इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे समझो, बड़े आराम से आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा देखो। 45 मिनट की क्लास 45 मिनट में ही ख़त्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेन पेपर लेकर के बैठो, अपने क्लास नोट्स बनाओ, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करो और दोबारा देखो। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ए से चलना शुरू करेगा जब, तो इट विल कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन। तो द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। कहाँ से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर वो अपनी पोजीशन जहाँ पर वो जाएगा उसकी डेस्टिनेशन के कंपैरिजन में भी तो चेंज कर रहा है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही बोलेंगे तब तो हमारी डेफिनेशन शायद थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाए या थोड़ी सी गलत ही हो जाए,
कि मैं बोल रहा हूँ कि मोशन सिर्फ वही है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नहीं। जब ये चल रहा है तो उसकी पोजीशन एज कंपेयर टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो चेंज हो ही रही है। बाकी तमाम पॉइंट्स जो उसके चारों तरफ होंगे उन सबके कंपैरिजन में भी तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहने के बजाय हम क्या लिखेंगे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पोजीशन। क्या है रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पोजीशन with respect to which the motion of an object can be observed। हाँ, रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पोजीशन है जिसकी रेफरेंस में यानी अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो ए के कंपैरिजन में वो ए से ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अगर हमने रेफरेंस पॉइंट बी को बोल दिया तो हम बताएंगे कि वो किस तरह से पास आ रहा है। यानी हो सकता है ए और बी के बीच में एक जो डिस्टेंस हो वो 100 मीटर का हो। अगर ऑब्जेक्ट ए से 10 मीटर दूर है तो उस समय बी से 90 मीटर दूर होगा। अगर वो इस पोजीशन पे 5 सेकंड के बाद में ए से 60 मीटर की डिस्टेंस पर आ गया है तो वो बी से अभी 40 मीटर दूर होगा। इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होता है। हाँ, तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज द फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ मोशन। ये हमारा डेफिनेशन ऑफ मोशन है। क्या? मोशन कैन बी डिफाइंड एज change in position of an object with respect to a fixed reference point। मैं position की जगह क्या लिख दूंगा? fixed reference point। motion is a continuous change। इसके साथ में एक वर्ड कंटिन्यूस और लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता 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 रुक गया तो फिर द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रुका हुआ। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ये सब वर्ड्स बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये आप बार बार सुनोगे। हमारे न्यूमेरिकल्स में जो कि हमने कहा था रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जो हमको सॉल्व करनी होती हैं, उनके लिए ये उन्हें सॉल्व करने के लिए टेक्निकल पॉइंट्स का ठीक ठीक नॉलेज ज़रूरी है। अगर आपको गिवन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में नॉलेज होगा तभी आप हिडन क्वांटिटी या द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड तभी आप ले पाओगे। तो मोशन का डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज अ कंटिन्यूअस चेंज। Motion can be defined as a continuous change in the position of an object with respect to a fixed reference point। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? अब चाहे वो स्ट्रेट लाइन में चले चाहे वो बार बार अपना डायरेक्शन बदले, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन इज लीनियर मोशन।
अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में नहीं चलता, ऐसा ऐसा जिगजैग चलता है, कैसा भी चलता है, आप अपने घर से निकलते हो, आपको कई बार मुड़ना पड़ता है। हाँ, कोई भी रोड सीधी नहीं है और या फिर रोड इंटरसेक्शन पे आपको मुड़ना पड़ रहा है, जिधर आपने जाना है आप उसी तरफ मुड़ोगे ऑब्वियसली, तो आपका मोशन लीनियर मोशन रहे ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीनियर नहीं होता है, तो हम इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। हाँ, लीनियर मोशन सबसे सिंपल टाइप का मोशन होता है। बाकी सर्कुलर मोशन, जब आप किसी सर्कुलर पाथ पे चलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है, ऐसे सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत तरह तरह से चल सकते हैं। जैसे एक स्क्वायर पाथ पे चल रहे हैं, ये भी लीनियर मोशन है, फिर डायरेक्शन बदला, ये लीनियर मोशन है, फिर डायरेक्शन बदला, ये लीनियर मोशन है, फिर ये लीनियर मोशन है। ये पाथ रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन, ये लीनियर मोशन, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, 3 बार उसको अपना डायरेक्शन बदलना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे चला जाए। नॉन लीनियर मोशन, लेकिन कई सारे सेट ऑफ लीनियर मोशन एक साथ जुड़े हुए हैं। इनके एप्लीकेशंस हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? मोशन कैन बी डिफाइंड एज a continuous change in the position of an object with respect to a fixed reference point. क्लियर है ये बात? मोशन को डिफाइन करना आ गया हमको। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, 9th क्लास में लीनियर मोशन ही सीखेंगे हम। हाँ, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन जब वो कोई ऑब्जेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर पाथ कवर करेगा। जैसा कि हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, और ए से बी तक जाने में उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। ए से बी तक वो चला गया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। हम कहते हैं कि ये उसका एक्चुअल पाथ कवर्ड है। अगर ए टू बी के बीच में 100 मीटर का लीनियर डिस्टेंस है तो हम कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट कवर्ड अ पाथ दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन दिस केस। वो ए टू बी इसी रास्ते से जाए ये ज़रूरी तो नहीं है, किसी और रास्ते से भी जा सकता है। हाँ, कैसे? देखो, ऐसे जा सकता है कि नहीं? ऐसे बिल्कुल जा सकता है, अगर रास्ता होगा तो। उड़ के भी जा सकता है, उसके पास हेलीकॉप्टर टाइप की कोई चीज़ है तो। या किसी ने उठा के फेंक दिया उसको 100 मीटर दूर, तो भी वो ऐसे जाएगा, पैराबोला। या फिर ऐसे 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 करके जा सकता है। A is the point of origin and B is the destination. ये दोनों कॉमन है तीनों केसेस में। पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आर कॉमन, A एंड B। दोनों के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस। तो ये जाहिर है कि ए से बी जब वो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 100 मीटर आएगा, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। हम अज्यूम करते हैं कि जब वो ए टू बी इस पाथ से जाता है, इसका नाम रख देते हैं हम पाथ 1, इसका नाम रख देते हैं पाथ 2 और इसका नाम रख देते हैं पाथ 3। तो जब वो पाथ 1 से जाता है
तो उस समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है d1 रख देते हैं इसका नाम, ये हम अज्यूम करते हैं कि 120 मीटर है। हाँ, पाथ 3 का डिस्टेंस उसका नाम हम d3 रख देते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके 100 मीटर है। और इधर से ऐसा थोड़ा और लंबा चक्कर मार करके जब वो गया तो पाथ 2 पर उसका नाम रख देते हैं हम d2, अज्यूम कर लेते हैं कि वो 150 मीटर पाथ कवर करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस देन? In first case, in second case, in third case, the distance traveled by the object between the same origin and the destination are different. Why? Because the actual path covered by the object are different in all the three cases. So what is distance? Distance is the actual path covered. The actual path covered by a moving object. ये actual path covered जो है ये कुछ भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर गोल 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 घूमता रहे और 50 बार 50 चक्कर मार दे उस एक सर्कुलर पाथ के, तो उसका एक्चुअल पाथ कवर्ड 50 मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ हो जाएगा। सर्कमफेरेंस समझते हो ना आप? 2 पाई आर, आर इज रेडियस, पाई इज 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 2 पाई आर उसका सर्कमफेरेंस है। Circumference is the actual path covered by an object which is moving on a circular path. तो सर्कुलर पाथ पे अगर वो 50 बार चलता है तो 50 इंटू 2 पाई आर या 50 इंटू सर्कमफेरेंस विल बी द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट विच वॉज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। हाँ, समझ आ रही बात आपको? लेकिन हम सर्कुलर मोशन की तो खैर फिलहाल बात ही नहीं कर रहे, हम तो लीनियर मोशन की बात कर रहे थे। और लीनियर मोशन के साथ कुछ नॉन लीनियर एग्जांपल्स भी लेकर के हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस इज 100 मीटर, in this case it is 120 meter, and in this case it is 150 meter. Distances traveled are different. हाँ, लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम है ए एंड बी, इस वजह से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट are the same in all the three cases. चाहे ऑब्जेक्ट ए टू बी लीनियर मोशन करता हुआ जाए, चाहे वो पाथ 1 से जाए, चाहे वो पाथ 2 से जाए, in all the three cases the shortest distance between A and B is 100 meter. This shortest distance between initial position and final position of an object can be defined as displacement. Distance and displacement are the two physical quantities जिनको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ कवर्ड है, जितना वाकई वो ऑब्जेक्ट चला है किसी भी पाथ पे, वो रिपीटेड मोशन भी हो सकता है, जैसा हमने देखा सर्कुलर पाथ पे बार बार चक्कर मार रहा है, या लंबी दूरी तय करके गया लेकिन गया ए टू बी। तो वो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखें हमेशा लीनियर डिस्टेंस होता है। मैथ्स में आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन इज
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जब लीनियर मोशन यानी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। वही डिस्प्लेसमेंट है मोशन के कंटेक्स्ट में कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल positions of an object। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस। बहुत काम आएगा हमारे, डिस्प्लेसमेंट बहुत काम आने वाला है। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। देखें, ये आपकी बुक में है। मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अपनी बुक में जाओगे और ये आपका पेज नंबर 99 है, उसमें बना हुआ है। मैंने यहाँ से काट के वहाँ चिपकाया हुआ है जिससे बड़ा बड़ा हो जाए ये। इसे समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस इज ओ। व्हाट इज ओ? ओ इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हम इसे अपनी तरह से समझते हैं। ये आपको कुछ किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिया हुआ है। हमने कहा था कि जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं उनको किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लीनियर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट इस पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ है। यह ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चला और समझो ए पोजीशन पे पहुंच गया। यहां से चला, यहां पहुंच गया, इधर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस को हम डी लिख देते हैं। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गोज फ्रॉम ओ टू ए? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is the actual path covered। एक्चुअल पाथ तो यही था ना, वो O टू A पहुंच गया। 60 किलोमीटर is the actual path covered। What is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final positions of an object। इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन 60 है, ए है। 0 to 60 किलोमीटर, ये भी यहाँ पर 60 किलोमीटर होता है। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ लीनियर पाथ और व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ लीनियर मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ना तो वो इधर उधर घूम रहा है, ना वो अपने पाथ पे वापस आ रहा है, वो सीधा जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, तो फिर उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, याद रखना। पहली बात, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको देखें कि ये अपने हमने कहा था कि ए पे पहुंच गया है, ये ए से वापस चलना शुरू करे। ये ए से वापस चलना शुरू करे और इस पॉइंट पर बी पर आ जाए। एट अ पॉइंट बी चलना कहाँ से शुरू किया? अभी ए से, अभी ओरिजिन ए है। ए टू बी इसका मूवमेंट हुआ। तो व्हाट इज द गैप बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 60 माइनस 35 है ना। 60 माइनस 35 दैट इज 25 किलोमीटर। आराम से समझ जाओ कि पहले तो ये चला 60 किलोमीटर,
फिर अपनी डायरेक्शन बदल दी, नाउ इट इज मूविंग इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। कर तो अभी भी लीनियर मोशन रहा है, लेकिन अब ये उल्टा चल रहा है, ओरिजिन की तरफ ही चल रहा है, ओ की तरफ ही चल रहा है, और 25 किलोमीटर चल के पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो दूसरा जो ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं कि ये ए टू बी मोशन हुआ। यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट भी ए टू बी सेम होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल मोशन की बात करें कि ऑब्जेक्ट ओ टू ए गया देन ए टू बी गया, तो ओ से बी पे पहुंचा है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो ओ से ए पे पहुंचा है, ये बोलेंगे कि ओ से बी पे पहुंचा है, ए में ए तक जाकर ए होता हुआ, ठीक। तो ओ से ए पे गया, ए से बी पे आया। What is distance traveled? What is distance? Distance traveled is actual path covered by a moving object. What is actual path covered? 60 plus 25. यानी distance traveled in this case A to B and O to A, इन दोनों को मिला के total distance traveled 60 plus 25 कितना हुआ, 85 kilometers. But what is displacement? Now, the shortest distance between initial and final positions. O और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 35 किलोमीटर। तो अब डिस्प्लेसमेंट होगा 35 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस 85 किलोमीटर है। ये ऑब्जेक्ट और आगे चला और B to C आ गया। जब ये B to C आया तो 35 to 25 10 किलोमीटर चला। ओवरऑल जर्नी टू रीच C, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना होगा, ये होगा, अभी तक 85 किलोमीटर चल चुका था, अब 10 किलोमीटर और चला टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसमें प्लस 10 किलोमीटर हम और ऐड कर दें तो अब तक 95 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। पहले वो 60 किलोमीटर गया अप टू ए, फिर वो 25 किलोमीटर आया अप टू बी, और अब वो 10 किलोमीटर आ गया अप टू सी। यहाँ पे आके वो रुक गया। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन? जहाँ पे वो रुक गया है वो उसका फाइनल पोजीशन है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है वो आया है 25 किलोमीटर्स। इसको हम कह रहे हैं 25 किलोमीटर्स। तो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज 25 किलोमीटर्स। हाँ, जबकि डिस्टेंस हो गया 95 किलोमीटर। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? Distance is actual path covered by a moving object, while the displacement is the shortest distance between the initial and final position of an object. अब यहाँ पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों की यूनिट भी सेम है, बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। कल हमने बोला था कि मीटर इज द SI यूनिट बाय द यूनिट सिस्टम MKS। SI यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है वो मीटर है, ऑल द डिस्टेंसेस, हाइट्स वगैरह के लिए।
तो मीटर में डिस्टेंस भी मीटर में ही कैलकुलेट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है उसमें हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते, उसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर यू नीड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द यूनिट, यानी हम कह रहे हैं कि 95 किलोमीटर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और 95 इंटू किलो की जगह हम 1000 लिखते हैं, तो 95,000 मीटर। ये क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं, 95 किलोमीटर हमारे लिए यूज़ करना आसान है। लेकिन ये जो 95 किलोमीटर है इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। जब हम इस मोशन में कहते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड इज़ 95 किलोमीटर, तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से पहले 60 गया, फिर वापस 35 आया, फिर 25 आया। ऐसा कुछ नहीं पता हमको। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो पहले 30 पॉइंट तक जाता, फिर वापस पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे आ जाता, फिर 30 पे जाता, 30 + 30 + 30 90 हो जाता, और फिर 25 पे वापस लौट के आ जाता, यानी सी पोजीशन पे आ जाता। तब भी एक्चुअल पाथ कवर्ड 95 किलोमीटर ही होता। 30 + 30 + 30 90 + 5 95 होता कि नहीं? यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 30 पे जाता, 30 से फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे आ जाता, 30 + 30 60, फिर वापस यहाँ जाता 30 पे 90, और फिर वापस लौट करके सी पे आ जाता, तब भी 95 होता। तो ये भी 95, वो भी 95, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। यानी अगर हमको ये बताया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट 3 अलग अलग तरह से मोशन करता है, OA, AB एंड BC, जैसा हमने यहाँ लिखा था, तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन OA, हमने उसका नाम रख दिया समझो D1, और AB का नाम रख दिया D2, और BC का नाम रख दिया D3। तो हम उन तीनों को बिना किसी डायरेक्शन साइन के ऐड कर देते हैं। यानी हम पहले लिखते हैं 60 प्लस वापस आया कितना 25 प्लस 10, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्शन साइन प्लस माइनस क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया 95 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस तरह से निकल गया। लेकिन डायरेक्शन साइन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कि समझो आपने इसे ओरिजिन माना, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टुवर्ड्स A, टुवर्ड्स B, टुवर्ड्स C, समझिए कि हमारा एक यहाँ पर डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट O से, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टुवर्ड्स ईस्ट चलता है। लीनियर मोशन दो ही डायरेक्शन में हो सकता है। हाँ, अगर वो ऐसे चल रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वो या तो ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट चलेगा या तो ईस्ट टू वेस्ट चलेगा। अगर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया या साउथ की तरफ मुड़ गया या उसने अपना लीनियर पाथ छोड़ दिया, तो फिर वो लीनियर मोशन नहीं होगा, फिर वो नॉन लीनियर हो जाएगा। समझते हो आप ये बात? तो ऑब्जेक्ट या तो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट या तो जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मेज़र करते समय ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको एक्सप्रेस करते समय हमें डायरेक्शन साइन भी यूज़ करना पड़ेगा। हमने कहा था कि उसमें मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट साथ में लिख करके एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम यहाँ भी यही लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट
S1 जो कि उस समय हुआ जब ऑब्जेक्ट O टू A गया, OA, AB एंड BC तीन सिचुएशंस हैं हमारे पास। जैसे हमने D1 प्लस D2 प्लस D3 लिखा था, वैसे S डिस्प्लेसमेंट के लिए हम S1 प्लस S2 प्लस S3 लिख दे रहे हैं। और S1 जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर डायरेक्शन साइन ईस्ट की तरफ मूवमेंट के लिए प्लस लिखेंगे, लेकिन अगर वो डायरेक्शन बदल लेता है और वापस वेस्ट आता है तो डायरेक्शन मेंशन करने के लिए हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, जो ये बताता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो इधर मूवमेंट से कम हो रही है, इसलिए माइनस लिखा है। उधर मूवमेंट से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फाइनल डेस्टिनेशन की डिस्टेंस बढ़ रही है, दोनों के बीच ये डिफरेंस है। तो देखें कि S1, S2 और S3 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे +60 प्लस ब्रैकेट में अब S2 यानी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल गया तो 25 किलोमीटर जो ये चला है उसको हम -25 लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे प्लस या माइनस मेंशन करना ज़रूरी है। एंड S3 जो कि बिटवीन B एंड C मूवमेंट है 10 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B एंड C है, उसको हम डायरेक्शन क्योंकि टुवर्ड्स ओरिजिन है इसलिए -10 लिखते हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, अगर हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो 60 -25 -10 यानी 60 -35 यानी 25 किलोमीटर। यही था डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर। न्यूमेरिकली उसका वैल्यू 25 किलोमीटर आ गया। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात आपको? आ रही होगी। हाँ, नहीं समझ में आ रही तो फिर से कह रहा हूँ, पॉज करें, दोबारा देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कॉल मी। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाह रहा था इससे रिलेटेड, वो कल की क्लास में दिखा दूंगा, कोई ख़ास बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। कल हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस लिखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्या समझ में आया वो एक पेपर पे लिखो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट डाउन ऑन अ पेपर, उसका एक पिक्चर लो और मुझको व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, जिस नंबर से आपको लिंक्स आती हैं उस नंबर पे मत भेजना। हाँ, मैं मेरा पर्सनल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिस पे आपने भेजना है 9829059554। ठीक है, इस पर आप लिख कर के भेजो कि आपको क्या समझ में आया, व्हाट आर द डिफरेंस। एक टेबल बनाओ, एक जगह लिखो डिस्टेंस, एक जगह दूसरी जगह लिखो डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आया 1 2 3 वो सब अपने आप लिखो और मेरे को भेजो। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपनी बुक को NCERT को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाँ, हमने ये बात करी है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आपको इसे पढ़ना है। हाँ, इसे पढ़ो, फिर कल हम इसके आगे बात करेंगे। हाँ, इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत इजी बातें हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझना मोशन की स्टडी का फंडामेंटल पार्ट है। अगर आप ये बात ठीक से समझ गए तो आगे की बातें समझना आसान हो जाएगा। अगर ये बात बिना समझे आप आगे चले गए तो आगे आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है।
हाँ, वैसे आपको कोई दिक्कत मैं होने नहीं दूंगा। आई एम श्योर कि आप लगातार वीडियो टाइमली देख रहे हैं। अगर आप टाइमली वीडियो देखते रहे, हाँ, और अपनी क्वेरीज को शेयर भी करते रहे, तो आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको बिना किसी प्रॉब्लम के इस सारे सिस्टम को समझने में हेल्प कर पाऊँगा। हाँ, बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ो, खूब एंजॉय करो और अप्लाई करना सीखो। थैंक यू।